बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज का जो हमारा चैप्टर है वो आपको पता है कि टाइम सीरीज बिकॉज हम डिस्कस कर रहे हैं। तो आज जो हमारा टॉपिक होगा, बिकॉज हमने जो एस्टिमेशन ऑफ सेक्युलर ट्रेंड पढ़े थे, हमने चार उसमें डिस्कस किए थे। एस्टिमेशन ऑफ बिकॉज कंपोनेंट्स ऑफ टाइम सीरीज आपने डिस्कस किया था। तो हमने कहा था देयर आर द 4 कंपोनेंट्स ऑफ द टाइम सीरीज। वो हमारे पास कौन कौन से थे टाइम सीरीज के लिए? वो थे सेक्युलर ट्रेंड थे, सीजनल वेरिएशन थी, साइक्लिकल फ्लक्चुएशन थे, इरेगुलर मूवमेंट्स थे। जो सेक्युलर ट्रेंड था ना स्टूडेंट, फॉर लॉन्ग टर्म हमने कहा था कि अगर एस्टिमेशन ऑफ द सेक्युलर ट्रेंड करने होते हैं, देयर आर द 4 मेथड्स, जिसमें से हमने 2 डिस्कस कर लिए थे। वो हमारे पास क्या थे? हमारे पास थे मेथड ऑफ फ्री हैंड कर्व एंड मेथड ऑफ सेमी एवरेज कर्व। अब जो हमने 3 and 4 डिस्कस करने हैं, उसमें हमारे पास आ जाता है मूविंग एवरेज। बिकॉज 2 जो है वो प्रीवियस हम वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने आपको कहा था मैं जरा सेपरेट पढ़ा होगी, फिर मैं एक वीडियो में फुल की फुल आपको समरी करके बता दूंगी। बट अभी मैं 2 इस तरह से करवा रही हूँ, विद एग्जांपल्स करवाती जाऊँ ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए। और फिर लास्ट मेथड हमारे पास होता है लीस्ट स्क्वायर मेथड, ठीक है, जो कि इम्पोर्टेंट भी है। इससे भी आपके पास जो क्वेश्चन है वो आपके पेपर में आते हैं, लीस्ट स्क्वायर मेथड। अब स्टूडेंट, सबसे पहले तो हम पढ़ते हैं ना कि मूविंग एवरेज मेथड क्या है। तो स्टूडेंट, मूविंग एवरेज मेथड जो है इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट मेथड है, और मुश्किल इसमें कुछ भी नहीं है कि नाम से ही पता चल रहा है कि मूविंग एवरेज मेथड जो है वो एज अ मूव करेगा, ठीक है। तो मूविंग एवरेज मेथड में हमारे पास सिंपली क्या होता है, अगर मैं आपको कुछ वैल्यूज लेकर बताऊं, ये मूविंग एवरेज डिस्कस करने लगी हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। मैं लेती हूँ 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 19 हमारे पास आ जाएगा 78। ये अभी सिर्फ और सिर्फ मैं आपको मूविंग एवरेज करके बताऊंगी, ठीक है। और मेरे पास आ जाएगा, ये मैं आपके साथ डिस्कस भी करती जाती हूँ साथ साथ, ताकि आपको कॉन्सेप्ट है ना वो क्लियर होते जाए। 1979, अच्छा देखिए नाम से ही पता चल रहा है ना, मूविंग एवरेज है, इट्स मीन मूव करेगा, ठीक है। अब इसकी वैल्यूज कुछ लिख देती हूँ। मेरे पास वैल्यूज हैं जी 117 आ गया है, 154.8 है, एंड 156.5 है, 158.9 है। ये मैं आपकी बुक की वैल्यूज ले रही हूँ ताकि कॉन्सेप्ट सेम ही होता है, सिर्फ मैं इस तरह से ले रही हूँ कि जरा आपको इजी हो जाएगा, अपनी बुक की एग्जाम्पल भी समझ में आ जाएगी और साथ में जो है हमारा क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा और आपको ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। स्टूडेंट, ये हमारे पास है वाई प्रोडक्शन, ठीक है। यहाँ हमारे पास जितने जो टाइम पीरियड्स आगे गिवन 1980 तक का लो आपको गिवन होगा। अच्छा, यहाँ पे हमने क्या करना है, अगर हमने कहा कि ना 3 ईयर मूविंग एवरेज, तो 3 ईयर मूविंग एवरेज होता क्या है? देखिए एवरेज क्या है, मीन है, ठीक है। आपने सबसे क्या करना होता है, टोटल लेना होता है 3 मूविंग वैल्यूज जो है उनका टोटल लेना होता है, फिर उसकी फाइंड करनी होती है 3 ईयर मूविंग एवरेज। एवरेज आपको पता है टोटल पे डिवाइड करना होता है। अब 3 भी हो सकता है, 5 ईयर भी हो सकता है, 7 ईयर भी हो सकता है, 9 ईयर, वो आपके क्वेश्चन पे डिपेंड करते हैं। बट मेजोरिटी जो आपके कोर्स में है 3 to 5 या 7 आता है। अब देखिए आपके पास क्या है, 1 2 3 वैल्यूज है ना। आपने इन 3 वैल्यूज का सम लेना है, और वो सम जो आएगा वैल्यू वो आपने सेकंड के सामने लिखनी है, ठीक है। इसी तरह मैं 4 क्वार्टर सेंट्रल मूविंग भी पढ़ाऊंगी, वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना, उसको क्वेश्चन तो एग्जाम्स में आते ही आते हैं। अगर आप इसको टोटल करोगे ना तो आपके पास ये आएगा 481.3 आ जाएगा। अब हमने फर्स्ट वैल्यूज को स्किप कर देना है, ठीक है। 3 वैल्यूज ली ना, फर्स्ट हमने स्किप कर दिया। अब फिर नेक्स्ट 3 वैल्यूज लेंगे, तो ये 1 2 3। अब इनका जो टोटल है ना वो आपने फिर मिड वैल्यू के दरमियान में लिखना है। जब इन तीनों वैल्यूज को टोटल करोगे तो आपके पास आएगा 470.2 आ जाएगा। अब फिर हमने नेक्स्ट वैल्यूज को स्किप कर देना और फिर नेक्स्ट वैल्यूज को इंक्लूड करना, मतलब प्रीवियस वैल्यूज को जो है वो स्किप करते हो और नेक्स्ट वैल्यूज इंक्लूड करते हो। अब कितनी वैल्यूज हैं, 1 2 3। अब इन तीनों का सम करना और उसका सम आपने लिखना है सेकेंड वाली के सामने। जब इनका सम लिखोगे तो आपके पास आएगा 455.7। इसी तरह फिर प्रीवियस वैल्यूज को स्किप कर देना है, नेक्स्ट वैल्यूज ऐड कर देना, फिर 3 वैल्यूज होगी, इन तीनों का सम लेना और ये इस वैल्यू के सामने लिखना, तो ये आ जाएगा जी 453.4। क्योंकि आप कैलकुलेटर यूज करोगे, मैं डायरेक्ट लिखती जा रही हूँ ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ आ जाए। फिर आप प्रीवियस वैल्यूज को स्किप कर दोगे, नेक्स्ट वैल्यू ऐड करोगे, तो आपके पास जो सम होगा वो दरमियान वाली वैल्यू के सामने लिखोगे, वो आएगा 455.2। इसी तरह फिर प्रीवियस वैल्यू को स्किप कर दोगे, अब 3 वैल्यूज रह गई हैं, इन तीनों का सम जो है वो यहाँ पे लिखोगे, जो कि हमारे पास आएगा 493.2। अब स्टूडेंट यहाँ पे जो हमारे पास लास्ट 2 वैल्यूज रह गई, ठीक है,
तो फर्स्ट टू वैल्यूज जो है, लास्ट टू वैल्यूज जो है उनको हम स्किप कर देंगे, बिकॉज हम 3 मूविंग टोटल पा रहे हैं, मूविंग एवरेज पा रहे हैं, तो उसमें 3 वैल्यूज का होना जरूरी है। तो यहाँ तक हमारा जो क्वेश्चन है वो हो जाएगा। अब हमने एवरेज फाइंड करनी है, हमने 3 वैल्यूज ली थी, आप इन टोटल को 3 पे डिवाइड करते हो तमाम वैल्यूज को, ठीक है। जब आप 3 पे डिवाइड करते आओगे ना तो आपके पास क्या आ जाएगा, एवरेज आएगा। जब आप 3 पे डिवाइड करोगे तो आपके पास आएगा 160.43, 156.73, 151.90, 151.13 एंड 151.73। ये 3 पे डिवाइड करने से आ रहा है, बिकॉज एवरेज आप क्या होता है कि आपके पास टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज जो हमारे पास आ रही थी, बिकॉज हमने 3 वैल्यूज ली थी, उनको डिवाइड करके ये आपके पास 3 मूविंग एवरेज आ जाता है। तो स्टूडेंट इसमें मुश्किल कुछ भी नहीं है, सिंपली आपने अपनी वैल्यूज को अपने तरीके से लेते, अगर 3 है तो 3 वैल्यूज लेते जाना, 4 है तो 4 वैल्यूज लेते जाना, 5 है तो 5, वो जो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, ठीक है। 4 ईयर जो क्वार्टर मूविंग है ना, उनका जनरल मेथड और क्वेश्चन जो मैं नेक्स्ट जो आपको वीडियोस में करवाऊंगी, बिकॉज वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो पेपर में आता है, तो उसको मैं जरा सेपरेट करवाऊंगी ताकि आपको क्लियरली समझ आ जाए। तो स्टूडेंट ये मूविंग एवरेज मेथड है। अब मूविंग एवरेज मेथड के मेरिट्स और डीमेरिट्स क्या है, सबसे पहले तो हम ये पढ़े ना कि जो मूविंग एवरेज है उसके मेरिट्स और डीमेरिट्स के। तो मेरिट्स क्या है कि इजी और सिंपल मेथड है, आप देख लो कि आप 3 वैल्यूज लेते आए हो, उनको टोटल ये एवरेज फाइंड कर लिया। फिर मूविंग एवरेज जो है ना वो हमारे पास क्या होता है कि मूविंग एवरेज हमें अप टू डेट जो है वो इंफॉर्मेशन देता है, ठीक है। फ्लक्चुएशन अप टू डेट हमें मालूम होती है, क्यों, बिकॉज 3 ईयर मूविंग एवरेज हमने लिया, ठीक है, उसे नेक्स्ट एक ईयर स्किप करते गए, नेक्स्ट ऐड करते हैं, तो ईयर टू ईयर आपको जो है ना वो फ्लक्चुएशन जो आपके पास आ रही होती है, वेरिएशन आ रही होती है, जैसे कि साइक्लिकल और सीजनल है फ्लक्चुएशन। सीजनल फ्लक्चुएशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल एज वेल, कि जिन सीजनल फ्लक्चुएशन में ईयर टू ईयर एग्जांपल्स आ रही होती है, इंफॉर्मेशन आ रही होती है, सेम मूविंग एवरेज में वो आ रहा होता है। डीमेरिट्स इसके क्या है हमारे पास कि हमारे पास कि सबसे इसमें जो बुरा हमें लगता है ना कि जो पॉइंट इसके लिए अच्छा नहीं है यूजफुल, कि हम पहली वैल्यूज और लास्ट 2 वैल्यूज को ऐड नहीं करते हैं, तो हमारे पास ओरिजिनल वैल्यूज में एरर आने के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। आपने देखा होगा कि हमने फर्स्ट वैल्यूज भी नहीं ली, फिर लास्ट टू ईयर्स को भी हमने स्किप कर दिया, तो वहाँ हमारे पास अफेक्ट होता है। फिर हम कहते हैं मूविंग एवरेज आर हाईली अफेक्टेड बाय द एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन। हमारे पास एक्सट्रीम वैल्यूज से अफेक्ट करता है, बिकॉज मीन यूज हो रहा है, जो मीन है वो एक्सट्रीम वैल्यूज से अफेक्ट करता है, और इसे जो रिड्यूस कर सकते हैं ना, इसमें हम एक्सट्रीम वैल्यूज की वजह से जो एरर आ रहा है वो ज्योमेट्रिक मीन की तरह कर सकते हैं। एवरेज जो है, मीन जो है, उस पर जो एरर आ रहा होता है एक्सट्रीम वैल्यूज की वजह से, तो वो हमारे पास एक और डीमेरिट आ जाता है। फिर हमारे पास होता है जो मूविंग एवरेज मेथड है ना, डज नॉट प्रोवाइड अ मैथमेटिकल इक्वेशन फॉर द ट्रेंड। फॉरकास्टिंग इज ओनली सब्जेक्टिव, जो इसकी फॉरकास्ट होती है ना वो सब्जेक्टिव होती है, ठीक है, कि हम एक पिछले ईयर को स्किप करते जाए, नेक्स्ट को ऐड करते जाए, तो ये जो फॉरकास्ट हो रही है ना, फ्यूचर वैल्यूज आ रही है, ये हमारे पास क्या होते हैं, मैथमेटिकली नहीं होती हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास सब्जेक्टिव होती है, ऑब्जेक्टिवली आपके पास नहीं होती है। और हमारे पास सिलेक्शन ऑफ इनअप्रोप्रिएट पीरियड जो है वो भी हमारे लिए क्या करता है कि इनअप्रोप्रिएट हमें ऑब्जर्वेशन इसका आंसर जो है वो हमें लेना पड़ जाता है। तो ये इसके डीमेरिट्स हैं, जिसकी वजह से मूविंग एवरेज इजी तो है, सिंपल भी है, समझ में भी आ रहा होता है, बट इसमें some डीमेरिट्स हैं जिसकी वजह से हमें नेक्स्ट मेथड की तरफ जाना होता है, जो कि हमारे पास इससे अच्छा मेथड कंसीडर किया जाता है, जो कि लीस्ट स्क्वायर मेथड होता है। स्टूडेंट लीस्ट स्क्वायर मेथड क्या है, अब मैं आपसे डिस्कस करती हूँ लीस्ट स्क्वायर मेथड। देखिए लीस्ट स्क्वायर मेथड जो हमारे पास है ना, इसको हम कहते हैं द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डेविएशन ऑफ द ऑब्जर्व वैल्यूज फ्रॉम द कॉरेस्पॉन्डिंग एक्सपेक्टेड वैल्यूज शुड बी लीस्ट। हमारे पास ये मैं वैल्यू लिख देती हूँ, आप एज अ समझ लो कि ये इसकी डेफिनेशन है, और ये मैं समझाती भी हूँ कि इसका मतलब क्या है। ये जो 2 लाइन है, द सम ऑफ स्क्वायर्स of deviations of observed values from corresponding, या आप समझ लो एज लाइक इसकी डेफिनेशन है। सारा का सारा जो लीस्ट स्क्वायर मेथड है ना वो समझो इन 2 लाइनों में जो है आपके पास समराइज कर दिया गया। वैल्यूज शुड बी लीस्ट, ये
वो कहते हैं द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डेविएशन ऑफ द ऑब्जर्व वैल्यूज फ्रॉम द कॉरेस्पॉन्डिंग एक्सपेक्टेड वैल्यू शुड बी लीस्ट। अब आपको पता है कि हमारे पास y जो है वो हमारे पास क्या ऑब्जर्व वैल्यूज है और ये हमारे पास क्या कॉरेस्पॉन्डिंग एक्सपेक्टेड वैल्यूज है। वो आपको कह रहे हैं कि अगर आप डेविएशन लेते हो, इनका डेविएट करते हो, माइनस करते हो, सम, उन्होंने वर्ड यूज किया सम, उन्होंने लिखे सम ऑफ स्क्वायर्स, स्क्वायर का भी जिक्र आया, ठीक है। तो कहते हैं सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द डेविएशन, माइनस करो अगर आप ऑब्जर्व वैल्यूज को कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज को, तो आंसर शुड बी लीस्ट, आंसर कम से कम आना चाहिए। ये लीस्ट स्क्वायर मेथड है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें डिस्कस किया गया है कि द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डेविएशन ऑफ ऑब्जर्व वैल्यूज फ्रॉम द कॉरेस्पॉन्डिंग एक्सपेक्टेड वैल्यू शुड बी लीस्ट। तो हमारे पास ये आएगा, ये लीस्ट स्क्वायर मेथड। अब इस मेथड में क्या है स्टूडेंट, देखिए इस मेथड में हमारे पास जो मेन चीज होती है ना, वो आपने करना होता है, कोडिडियर बनाने होते हैं, ठीक है। लेकिन मैं थोड़ा बहुत मेथड समझा देती हूँ, इनकी जो एग्जांपल्स है वो मैं आपको सेपरेट करवाऊंगी बोर्ड पे, ताकि आपको क्लियर होती जाए एक एक एग्जाम्पल सेपरेट। अब इसमें स्टूडेंट क्या होता है, इसमें हमारे पास जो होती है ना, हमने रिग्रेशन लाइन, ट्रेंड लाइन कहते हैं, जिसे रिग्रेशन लाइन कहते हैं, वो हमने लीस्ट ट्रेंड लाइन जो होती है वो फाइंड करनी होती है। अब इसमें हमारे पास क्या होता है, एक इंटरसेप्ट, एक स्लोप, ठीक है। ए का फार्मूला भी हमें गिवन होता है, बी का भी गिवन है, और ये दो फार्मूलाज हैं जो कि मैं आपको लिख देती हूँ, तमाम क्वेश्चन में आपके यही यूज होंगे। ये आपने यूज करते हुए जो अपना मेथड है लीस्ट स्क्वायर का, उसको जो है कंटिन्यू करने और आपके पास आंसर आ जाएगा। ये मैं आपको लिख कर दे रही हूँ। अब स्टूडेंट जब आपको क्वेश्चन अवेलेबल होता है ना लीस्ट स्क्वायर का, उसमें आपको टाइम और वाई जो प्रोडक्शन है वो गिवन होती है, एक्स जो कोडेड ईयर होते हैं वो आपने खुद फाइंड करने होते हैं, और वो आपको मेंशन कर दिए जाते हैं कि आपने कितने लेने हैं कोडेड ईयर, ठीक है। वो आपको खुद बता देते हैं, डिफरेंट सिचुएशंस आ रही होती है कोडेड ईयर की। फिर आपने ये हमारे पास जो लीस्ट स्क्वायर ट्रेंड लाइन है वो फाइंड करनी होती है, ए और बी लगा के। अगर आपके ए भी आ गया, बी भी आ गया, उसकी वैल्यू सॉल्व करके आप लिख दो, तो आपके पास जो ट्रेंड लाइन है वो आ जाएंगी। अब ट्रेंड लाइन और ट्रेंड वैल्यूज में भी फर्क होता है, वो जो मैं आपको एग्जांपल करवाऊंगी ना। ट्रेंड लाइन ये होती है कि आपने अपनी वैल्यूज पुट किया, आपके पास ट्रेंड लाइन आ गई। ट्रेंड वैल्यूज वो होती है कि आपने एक्स की वैल्यूज जो है, जितनी आपने एक्स की वैल्यूज कोडेड ईयर फाइंड किया होता है, वो आप पुट करते जाओ, तो आपके पास जो वैल्यूज आएंगी फुल वो ट्रेंड वैल्यूज होती है। तो इनसे रिलेटेड मैं आपको नेक्स्ट एग्जाम्पल भी करवाऊंगी, और इनका जो जनरल प्रोसीजर है वो भी आपके साथ डिस्कस करूंगी, ताकि आप लोगों को किसी किस्म की कंफ्यूजन ना हो। तो आई होप स्टूडेंट आपको ये जो लेक्चर है वो समझ में आया होगा। हमारे पास ये एस्टिमेशन ऑफ द सेक्युलर ट्रेंड के 4 मेथड थे जो हमने डिस्कस किए। इंशाल्लाह इनसे रिलेटेड एग्जांपल्स करवाऊंगी, और फिर साथ साथ आपको फुल जो चारों के चारों मेथड है वो भी एक वीडियो में डिस्कस कर देती हूँ, ताकि आपकी जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाए। तो अपनी दुआओं में याद रखिएगा, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आपको किसी भी किस्म का प्रॉब्लम है आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। अल्लाह हाफिज।